जैसे मैरिज के बाद अगर 1 साल हो गया और ट्राई कर रहे हैं नेचुरली, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो उसी को ही बांझपन लेबल किया जाता है, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऐसे कंडीशंस में जैसे पेशेंट अगर जल्दी आ जाता है हमारे पास, तो थोड़ा बहुत सिंपल इलाज से भी प्रेगनेंसी होने के चांस हो जाते हैं। 15 से 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है वो हमारे पास इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए आती है। उनमें से लगभग 4 या 5% को ही आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। आईवीएफ में हम क्या करते हैं, एग को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और स्पर्म को भी लेके फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, उनको लैब में फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो रेडी किया जाता है। उसको फिर यूट्रस की जो जब झिल्ली रेडी होती है उसके अंदर रखा जाता है। ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट को पता नहीं चलता। शॉर्ट जीए मतलब पेशेंट इज पुट टू स्लीप, उसको बिल्कुल पता भी नहीं चलता, उसको ऐसा लगता है मैं अभी सोया था और प्रोसीजर हो जाता है। नमस्कार। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सेहतनामा से जो नए दर्शक जुड़े हैं उनसे गुजारिश, सेहतनामा को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत सारे एपिसोड हम मदरहुड, प्रेगनेंसी, बच्चों पर बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो महिलाएं माँ बनना चाहती हैं और ट्राई कर रही हैं पर कंसीव नहीं कर पा रही, तो क्या किया जाए। आज इस पर बात डॉक्टर वंदना नरूला हमारे साथ है। आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं मदरहुड आईवीएफ सेंटर चंडीगढ़ से। उनसे बात करते हैं कि कब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। सो कब सवाल ही मेरा यही है कि ट्राई कर रही हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पाती है, गर्भ धारण नहीं हो रहा, तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे मैरिज के बाद अगर 1 साल हो गया और ट्राई कर रहे हैं नेचुरली, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो उसी को ही बांझपन लेबल किया जाता है, जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इफ ए कपल इज मैरिड फॉर 1 ईयर एंड ट्राइंग नेचुरली, तो ज़रूरी है कि एक बार डॉक्टर के पास जाके वो अपने टेस्ट कराएं, बेसिक टेस्ट कराएं, अपनी हिस्ट्री प्रॉपर दें और ताकि डायग्नोसिस एक बन सके भी कहाँ दिक्कत आ रही है। ऐसे कंडीशंस में जैसे पेशेंट अगर जल्दी आ जाता है हमारे पास, तो थोड़ा बहुत सिंपल इलाज से भी प्रेगनेंसी होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा एज का ध्यान रखना चाहिए। अगर सपोज आजकल जैसे मैरिजेस लेट हो रही हैं, जैसे 35 साल की एज में मैरिज हो रही है, या तो फिर 6 मंथ्स अगर वो ट्राई करते हैं, नहीं हो रही प्रेगनेंसी, तो उन्हें ज़रूर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। जब आपके पास ऐसी महिलाएं आती हैं तो किस तरह के आप टेस्ट करती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि अगर आप जल्दी आएंगी तो हो सकता है कुछ सिंपल टेस्ट से ही कंसीव कर जाए हो, और ये भी होता है कि हो सकता है आ, आप ट्राई कर रही हैं पर शायद वो सही वक्त नहीं है या इस वजह से कंसीव नहीं कर पा रही, तो वो भी आप सॉल्यूशन बता सकती हैं। देखो, ऐसा है कि प्रेगनेंसी के लिए हमें क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। फीमेल का एक एग होता है, मेल का एक स्पर्म होता है। जब वो आपस में फर्टिलाइज़ होते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो नेचुरली बॉडी में जो बनता है, या फर्टिलाइज़ेशन की जो साइट है, वो होती है फ़ैलोपियन ट्यूब्स। राइट। फ़ैलोपियन ट्यूब्स में एम्ब्रियो बन के ट्रैवल करके यूट्रस में जब एंडोमेट्रियम पे आके लगता है, वहाँ पे प्रेगनेंसी होती है। तो एक जनरल बॉडी हेल्थ चेकअप ज़रूर करना हमें चाहिए फीमेल का। उसमें ये सब टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसको चेक करना, यूट्रस कैसा है, वो नॉर्मली हम स्कैन से कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट विजिट में जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हमें पता चल जाता है कि उनका साइकिल का लेंथ कैसी है, उनकी ओव्यूलेशन हो पा रही है या नहीं हो पा रही, उनकी जो रिलेशन है वो प्रॉपर बना पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि आपने कहा, वो टाइमिंग जो होता है, कोई मिस टाइम तो नहीं हो रहा, इकट्ठे रहते हैं या नहीं, उनका वो जो जो पीरियड है जिस टाइम पे उनको मिलना चाहिए वो मिलते हैं या नहीं। स्कैन से हमें आइडिया हो जाता है जनरल के अंडेदानी कैसी है, बच्चेदानी कैसी है, उसकी झिल्ली कैसी है। और एक पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन से हमें बच्चेदानी का जो मुंह है, जहाँ से स्पर्म ट्रैवल होके जाता है ऊपर, उसकी भी हेल्थ पता चल जाती है। इसके बाद हम ब्लड टेस्ट पे आते हैं, जिसमें फर्टिलिटी टेस्ट होते हैं, जिनमें के ओवेरियन रिजर्व टेस्ट जिसको बोलते हैं वो भी आते हैं, और साथ में बाकी के हार्मोन्स के टेस्ट और जो जनरल हेल्थ चेकअप लेडी के वो किए जाते हैं। साथ ही जो हस्बैंड के टेस्ट होते हैं, उसमें हम सीमेन एनालिसिस जो सबसे ज़रूरी होता है वो टेस्ट करते हैं। सीमेन एनालिसिस में हमें पता चलता है भी स्पर्म की काउंट कितनी है, मोटिलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है। और आजकल इसके अबव भी हम, जैसे डीएफआई होता है, डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स, जो स्पर्म की डीएनए हेल्थ को बताता है, वो भी करते हैं। ये सब इनिशियल बेसिक टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं, जिस पे हम थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ दिक्कत है। तो
यानी कि जितना मैं समझ पा रही हूँ, आपके पास अगर वक़्त पर आएँ तो ये छोटी-छोटी चीज़ें में भी शायद आप सिर्फ़ गाइडेंस से भी लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती होंगी? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आए और पहले हम सीमेन एनालिसिस करें, जैसे कुछ में मेल में दिक्कत होती है, कुछ में फीमेल में होती है, कुछ पेशेंट्स में दोनों में दिक्कत हो सकती है। अगर सपोज़ हम सीमेन एनालिसिस करते हैं और हमें स्पर्म्स में दिक्कत पहले ही विज़िट में हमें पता चल गई, जैसे स्पर्म काउंट बहुत कम है या मोटिलिटी कम है, तो उस वे से हम उनको गाइड करते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी कम कमी है, तो जैसे पेशेंट आईयूआई के लिए जा सकता है। इनफैक्ट फीमेल के सारे टेस्ट होंगे। और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं बहुत देर होगी मैरिज को, लेकिन उन्होंने कभी सीमेन एनालिसिस नहीं कराया होता, तो सीमेन में जैसे शुक्राणु नील भी आ सकते हैं अगर किसी पेशेंट के हों, जैसे एज़ोस्पर्मिया जिसको हम लेबल करते हैं। राइट। तो ऐसे केस में तो हमें एकदम पता चल गया ना भी हाँ, यहाँ दिक्कत आ रही है, पिन पॉइंट हो गया है। या फिर जब वाइफ़ आ रही है, उनके जब हम साइकिल्स पूछते हैं, साइकिल्स ओवुलेटरी नहीं होते। जैसे मैक्सिमम केसेज़ में ओवुलेशन में दिक्कत होती है पेशेंट्स में जब वो ट्राई कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती। मीन्स वो जो एग है वो मैच्योर होके फॉलिकल जो मैच्योर नहीं होता टाइमली एंड उसमें से एग रिलीज़ नहीं होता। ये भी जब हम सीरियल अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं, जो सेकंड या थर्ड डे ऑफ द पीरियड से हम नेचुरल साइकिल को हम फॉलो कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है भी हाँ, एक जो नॉर्मल साइकिल में जैसे ग्रो करना चाहिए फॉलिकल को, वो मैच्योरिटी लेवल तक पहुँच रहा है कि नहीं। साथ में एक झिल्ली भी हमें दिख जाती है, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है। तो फिर हमें आइडिया हो जाता है कि किसी-किसी पेशेंट में ये ओवुलेशन जो है नेचुरली नहीं हो पा रही। तो एग और स्पर्म जब मीट नहीं करेंगे, जब एग रिलीज़ नहीं होगा, तो नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी कैसे होगी? इसके अलावा जो एक एचएसजी टेस्ट होता है जिसको हम ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट बोलते हैं, जो फ़ैलोपियन ट्यूब्स हैं उनका खुले होना ज़रूरी है। जो ट्यूब्स हैं जहाँ पे फर्टिलाइज़ेशन होती है। अगर पेशेंट हमारे पास आती है और उसके जो एचएसजी में सपोज़ ब्लॉक है, फ़ैलोपियन ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक हैं, तो ऐसे केस में हमें पिन पॉइंट हो गया कि ऐसे में जो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होनी संभव नहीं है। आईवीएफ लेनी पड़ती है उसको हेल्प। राइट, मैं इसी हुँ। पर आ रही थी। तो ये तो पहले आपके पास जब राइट टाइम पर हुँ, हुँ। लड़कियाँ और दोनों, हुँ, हस्बैंड वाइफ दोनों का आना बिल्कुल। ज़रूरी है, अगर आप ट्राई कर रही हैं और माँ नहीं बन पा रही तो। अब आईवीएफ की कब ज़रूरत पड़ती है? कब आप आईवीएफ रिकमेंड करती हैं और कितने अगर मैं इससे पहले ये सवाल कि जो आप बता जितने टेस्ट से और गाइडेंस से कितने परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? और उसके बाद कितने परसेंट को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती हुँ। है? देखो ऐसे जनरल अगर देखा जाए 15 से 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है वो हमारे पास इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए आती है। उनमें से लगभग 4 या 5% को ही आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सिंपल टेक्नीक जैसे कि ओवुलेशन हुँ। इंडक्शन होती है जिसमें हम दवाइयाँ देते हैं एग बनने की, उससे और टाइम्ड उनको बताते हैं कि इस टाइम पे उनका रिलेशन बनाना ज़रूरी है, इससे ही कंसेप्शन हो जाती है। या फिर जो ओवुलेशन के बाद की जो हम 15 दिन की सपोर्ट देते हैं, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है पेशेंट को प्रेग्नेंट होने में। या फिर हम जो उनको डेज़ बता देते हैं, मेनली यही है कि हम उनको फर्टाइल डेज़ बता रहे हैं। सेकंड जो अगर पेशेंट इससे नहीं कंसीव करता तो उससे ऊपर होती है एक आईयूआई टेक्निक। आईयूआई भी क्लोज़ टू नेचुरल टेक्निक है। अगर 5% चांस होता है पेशेंट के प्रेग्नेंट होने का एक नेचुरल साइकिल में, तो आईयूआई उसको 3 या 4 गुना बढ़ा देता है। आईयूआई में ऐसे होता है कि जिस पेशेंट के फ़ैलोपियन ट्यूब्स ओपन है, जिसमें ओवुलेशन हो रही है, चाहे नॉर्मली या फिर मेडिसिन देके, और जिस पेशेंट के जो स्पर्म में कुछ काउंट है या मोटिलिटी है, बहुत ज़्यादा सीवियर लो नहीं होने चाहिए। थोड़ी बहुत अगर वीकनेस हो तो हम आईयूआई ले सकते हैं पेशेंट को। तो ऐसे केसेस में स्पर्म को वॉश करके ओवुलेशन के टाइम पे यूट्रस के अंदर रखा जाता है। ये होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। सपोज़ करो कि पेशेंट में ये सब फेल हो गया, अगर नेचुरल ट्राई कर रहे हैं वो सब ओवुलेशन इंडक्शन से, फिर पेशेंट को आईवीएफ के लिए हम सलाह देते हैं। या फिर आईवीएफ के लिए कुछ देखो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस भी होती हैं कि पेशेंट हमारे पास आता है कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जिसमें आईवीएफ के बिना बेबी होना बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे फ़ैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। फ़ैलोपियन ट्यूब्स एक नेचुरल साइट ऑफ फर्टिलाइज़ेशन होती है, वहाँ पे अगर ब्लॉकेज है, तो ऐसे केसेज़ में आईवीएफ में हम क्या करते हैं, एग को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और स्पर्म को भी लेके फर्टिलाइज़ेशन जो होती है ना, उनको लैब में फर्टिलाइज़ करके एम्ब्रियो रेडी किया जाता है। एम्ब्रियो को फिर डे 3 अप टू डे 5 तक ग्रो करके, उसको फिर यूट्रस की जो जब झिल्ली रेडी होती है, उसके अंदर रखा जाता है। ये वाला टेक्नीक, ये आईवीएफ ऐसे पेशेंट्स के लिए मीन्स इट्स अ बून फॉर सच पेशेंट्स। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे मैंने पहले कहा जिनके स्पर्म काउंट निल है, एज़ोस्पर्मिया है।
वो बार-बार टेस्ट कराते हैं, उनके स्पर्म काउंट निल है। उनके जो सीमेन सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके देखा जाता है कि थोड़े बहुत स्पर्म्स नहीं अगर हों, तो उनको भी जैसे उठा के फर्टिलाइज़ करके एग के साथ प्रेगनेंसी दी जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके जो वास होती है या डक्ट्स होती हैं जो बाहर लेके आती हैं बॉडी से, वो ब्लॉक्ड होती हैं। तो वो जो स्पर्म्स हैं उनको हम टीसा टेक्निक बोलते हैं, टीसा या पीसा। उनको टेस्टिस में इंसिजन दे के छोटा सा कट दे के उसमें से जो स्पर्म्स हैं वो निकाल के उन स्पर्म्स को एग मदर की जो एग्स हैं उनको लेके फर्टिलाइज करके हमें एम्ब्रियो बना के अंदर रख देते हैं, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस होते हैं। मतलब जो अंडे हैं वो बिल्कुल टाइम से पहले, एज से पहले, जैसे मेनोपॉज़ की जो रूटीन एज होती हुँ। है, उससे पहले ही वो जो अंडेदानी है उनकी क्षमता खत्म हो गई है। या वो कोई जेनेटिक डिफेक्ट करके हो सकती है या कुछ और कारण हो सकता है जिसके करके उसका जो एएमएच है बिल्कुल ही लो हो गया है और जो उसके जो एग्स हैं बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो ऐसे केसेस में हमें डोनर एग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कब पॉसिबल है? जब हमने डोनर एग, तो सिर्फ हम आईवीएफ के थ्रू ऐसे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी दे सकते हैं। इसके अलावा ये तो एब्सोल्यूट होगी ना इंडिकेशंस के, ऐसे-ऐसे केसेस में नेचुरली अगर पेशेंट को अगर 0% के चांस है कंसीव करने का, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ में हम होप दे रहे हैं कि अपना जेनेटिक बेबी होने का होप दे रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ और कंडीशंस होती हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, सोजिश होती है जिसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। ऐसे केसेस में जो एग्स हैं, एग्स कम हो जाते हैं, जो यूट्रस में ओवरीज में एग्स कम हो जाते हैं, या फिर एग नॉर्मली रिलीज नहीं कर पाती ओवरी, या उनकी क्वालिटी काफ़ी कम हो जाती है। एडिशंस जिसको बोलते हैं, कुछ अंदर अंदर जो ट्यूब्स और ओवरीज और यूट्रस इस तरह से चिपके होते हैं कि नेचुरल तरीके से वहाँ पे जो एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती। उसके साथ साथ जैसे अगर चॉकलेट सिस्ट या एडिनोमायोसिस की जो प्रॉब्लम है वो यूट्रस के पीछे वॉल में आ जाए, जैसे कि एडिनोमायोसिस जिसको बोलते हैं, उनमें भी दिक्कत आ सकती है। या फिर पेशेंट को बहुत साल हो गए हैं, देखिए शादी को बहुत साल हो गए हैं और वो हर तरह का जो है इलाज ले चुका है, फिर भी नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो उनके लिए तो खैर आईवीएफ टेक्निक तो बोन ही है, उनको ज़रूर लेना चाहिए। इससे पहले कि जो मदर की एज ज़्यादा हो जाए और उनकी जो ओवेरियन रिजर्व है जिसको कि एएमएच कहते हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाए। बिकॉज़ विद पासिंग ईयर्स जो क्वालिटी ऑफ द एग है वो भी कम होती जाती है। सो अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन से नहीं हो रहा, आईयूआई से नहीं हो रहा, या और कोई दिक्कत साथ में जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या और कोई दिक्कत है जिसके करके लॉन्ग गैप पड़ गया है हुँ, मैरिज को, देन दे शुड गो फॉर आईवीएफ हुँ। पेशेंट। अब आईवीएफ एक आम इंसान कोई भी समझना चाहे, कितना जटिल है यानी कॉम्प्लिकेटेड है और कितना आसान है? मतलब कई बार होता है ना अच्छा टेस्ट होंगे, कुछ टेक्निकलिटीज़ होंगी, दर्द तो नहीं होगा, कट्स तो नहीं लगेंगे। तो इसको लेके अगर कुछ आपको लगता है आपके पास भी मिथ्स आते हैं या फैक्ट्स कुछ आप बताना चाहें? देखो सबसे ज़्यादा पेशेंट आईवीएफ इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आने से डरता क्यों? क्योंकि उसको आईवीएफ से डर लगता है, उसको लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। लेकिन जब ये स्टार्ट होता है तब उनको धीरे-धीरे उनका जो डर है वो खत्म होता जाता है, फ़ैमिलियर होता जाता है, बिकॉज़ हम पेशेंट जैसे आता है उसका आते ही आईवीएफ नहीं हो जाता है। पहले आता है जैसे कि मैंने बोला हिस्ट्री हुँ, लेते हैं हुँ। पेशेंट की, पेशेंट बात करता है कंफर्टेबल, उसके बाद उसकी काउंसलिंग होती है, साथ-साथ भी कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी साथ में इन्वॉल्वड होती है। उसके टेस्ट लिए जाते हैं। पेशेंट के बेसिकली सेकंड डे या थर्ड डे ऑफ द पीरियड्स को बुला के स्कैन किया जाता है, अगर प्रोसेस की हम बात करें, तो उसमें डेली इंजेक्शंस लगते हैं। ये थोड़ा-सा जो है पेन, जहाँ पेन की बात की है आपने, आईवीएफ में जो पिन जैसे कह लो कि इंजेक्शन का पिन प्रिक होता है, वो उतना ही पेन इन्वॉल्वड है। हुँ। और जैसे पेशेंट इंसुलिन लेते हैं डायबिटीज़ वाले, उसी तरह की नीडल्स होती हैं जो सेल्फ इंजेक्टिंग भी पेशेंट ले सकता है और क्लोज़ टू पेनलेस होता है। फिर उसको 10 डेज़ के अंदर-अंदर पेशेंट को हमारे पास फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए आना पड़ता है। फॉलिकल मॉनिटरिंग इस तरह के जो पेशेंट्स हैं पहले बहुत बार करा चुके होते हैं। जैसे अगर आईयूआई की किया होता है उन्होंने पहले, या ओव्यूलेशन इंडक्शन, तो वो फॉलिकल मॉनिटरिंग उनको, दे आर फेमिलियर विद दिस थिंग कि बार-बार बुला के हम उनका टीवीएस स्कैन करेंगे, एंड दैट इज़ अ वेरी पेनलेस टेक्निक, दे आर वेरी कंफर्टेबल गेटिंग दैट डन। और जब उनके एग्स फॉलिकल रेडी हो जाते हैं तब हम उनको एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं और उनको बुलाते हैं कि इस डेट को आपने ऐसे-ऐसे टाइम पे खाली पेट आईवीएफ सेंटर पे पहुँचना है। तो अंडर शॉट जीए
बिल्कुल ही ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट को पता नहीं चलता। शॉर्ट जीए मतलब पेशेंट इज पुट टू स्लीप, उसको बिल्कुल पता भी नहीं चलता, उसको ऐसा लगता है मैं अभी सोया था, और प्रोसीजर हो जाता है और वो जाग जाता है। कुछ आवर्स ही रखना पड़ता है उसको, इट्स अ डे केयर काइंड ऑफ प्रोसीजर। इसमें बेसिकली हम टीवीएस जो होता है प्रोब अल्ट्रासाउंड का, उसी के साथ एक नीडल के साथ अंदर से जो फ्लूइड होता है ओवरीज में एग के आसपास, वो निकाल लेते हैं बाहर। तो पेशेंट को बिल्कुल ही पता नहीं चलता। पोस्ट ऑप ऑल्सो कुछ 2-3 दिन की एंटीबायोटिक वगैरह डाल देते हैं एंड पेशेंट इज गोज होम नॉर्मली, मतलब नो ये प्रॉब्लम। कोई इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, नहीं, नहीं। पेनलेस ही हाँ, इसे कह सकते इसको हैं? हाँ, बस वो पिन प्रिक को अगर कोई हाँ, उससे भी जो डरता पिन है, जितना जितना इंजेक्शन का इंजेक्शन एक, का प्रिक है, इंजेक्शन प्रिक से अगर कोई वो तो डरता है प्रेगनेंसी वो, में भी लगते ही हाँ, हैं। वो देखो अब लेबर पेन से ऊपर हाँ। तो कुछ नहीं ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल आईयूआई की तरह होता है, उसमें बिल्कुल ही कोई पेन नहीं होती है। हुँ। और जहाँ आपने कट की बात की बॉडी पे, इसमें कोई कट नहीं लगता है और एक्सटेंड। अगर आईवीएफ के साथ आपने एक आप जैसे कहा कि आप एम्ब्रियो आप जब रख देती हैं यूटेरस पे, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? हाँ, आईवीएफ में जब एम्ब्रियो बना देते हैं हम, उसके बाद जब एम्ब्रियो रखने का टेक्निक होता है, उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। उसमें जो होता है कि विदाउट एनेस्थीसिया जैसे बोला, उसके बाद जो 2 हफ्ते का टाइम होता है उसमें पेशेंट को थोड़ा अपना ज़्यादा मतलब मॉनिटर मॉनिटर करना, करना अपने पड़ता है। आप को थोड़ा रिलैक्स रखना पड़ता है। हुँ। एक्चुअली हम 14 डेज के लिए पेशेंट को मेडिसिन और इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पेशेंट को वो टाइम टाइम पे लेनी होती एहतियात है। बरतना हाँ, होता है। ज़्यादा एहतियात बरतनी होती है। और जो उनकी फैमिली है, उनको सबसे ज़्यादा हम सपोर्ट। समझाते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत है कि एक लेडी है वो घर का काम भी कर रही है, अगर सपोज़ वो सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रही है, उसका पहला बच्चा भी है। अभी एक हम आईवीएफ का मैं अभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके आई हूँ, वो जो उसका बड़ा बेबी है वो भी आईवीएफ से है, तो वो बच्चा सेकंड बेबी हाँ, अब। सेकंड बेबी के लिए अब आए हैं। तो वो जो बच्चा है वो उसने सारे हॉस्पिटल में घूम-घूम के शोर मचाया हुआ है। वैसे हाँ, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। हाँ। तो सब उसको कितने साल का कंट्रोल, बड़ा बच्चा? 4 साल। 4 साल हाँ, का। वो बच्चे को कंट्रोल कर रहे हैं सारे, और उसको उसकी मतलब तो हैंडल उसको कर रहे हैं, तो उसका इससे जो आसानी से हस्बैंड है पता चल सकता है कि जो कि हाँ, माँ सेकंड आईवीएफ के लिए हाँ, आई है, उसको तो कितना उसको क्या एक्सर्ट करना एक्सर्ट पड़ सकता करना है। पड़ तो सकता है। यहाँ हाँ, घरवालों के का स सपोर्ट बहुत उसका ज़रूरी है। हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, और उसको मतलब ही हुँ, इज़ कीपिंग द हुँ। चाइल्ड बिज़ी। तो ये ज़रूरी है कि अगर सपोज़ घर का काम बहुत ज़्यादा है, जैसे पेशेंट आईवीएफ पेशेंट को 2 हफ्ते के लिए, मैं यही कहूँगी कि उसको कंप्लीट रिलैक्स, रेस्ट। कंप्लीट रेस्ट नहीं कहते, हाँ। उसको रिलैक्स रखना है। हुँ। ऐसे नहीं है कि उसको लगे कि हाँ, मैंने सुबह उठ के ये भी करना है, ये भी करना है, कपड़े भी धोने हैं। 2 वीक्स तो आई थिंक हाँ, मैनेज हो जाता है, रिलैक्सेशन जिन्हें कैन बच्चा चाहिए ऑब्वियसली। रिलैक्सेशन कैन बी गिवन, बिकॉज़ इसमें कितना कुछ इन्वॉल्व्ड है, कितनी साइकोलॉजिकली पेशेंट वो इन्वॉल्व्ड होती है, उसकी साइक इन्वॉल्व्ड है, उसकी फाइनेंसेस इन्वॉल्व्ड हैं, वो सारा कुछ इंजेक्शंस ले रही है, दवाइयाँ ले रही है, और इतनी होप्स के साथ आ रही है। तो 2 वीक्स वो हुँ, रिलैक्स रहेगी मेंटली। आई एम नॉट सेइंग कि बेड रेस्ट करना हुँ, होता है। हुँ। मेंटली अगर वो रिलैक्स रहेगी, अपनी कुछ प्रॉपर वे से अपनी दवाइयाँ लेगी, हुँ। डाइट लेती रहेगी अच्छे से, और कुछ हॉबीज़ अगर कुछ थोड़ा बहुत वो काम अगर है, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, थोड़ा बहुत कर सकती है, ऐसे नहीं है, बट मोर ऑफ फिजिकल हुँ। एक्सर्शन जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग वगैरह हम कहते हैं कि अवॉइड बेटर है कीजिए। अवॉइड करो, ओके, तो ताकि और उस वक़्त मतलब इत 14 दिनों में क्या वो एम्ब्रियो सेट हो जाता है, हाँ, इसलिए? हाँ, ऑफ कोर्स देखो, जो हम एम्ब्रियो अब 5th डे का डालते हैं, जिसको हम हुँ। ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एम्ब्रियो ऐसी स्टेज में होता है कि वो जाते ही अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। तो मदर की जो बॉडी है, उससे पहले ही रेडी की होती है हमने। जो केमिकल्स हैं, जो इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए होते हैं, वो ऑलरेडी अंदर होते हैं। राइट। मतलब वो जो क्रूशियल होते हैं वो कुछ दिन, वो वाला दिन और आगे के 2-3 दिन जब इम्प्लांटेशन होती है। तो उन दिनों में जो है पेशेंट को रिलैक्स थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। राइट। उसके बाद ऐसे है कि हाँ, जैसे मैंने बोला कि मेंटल रिलैक्सेशन हुँ, ज़रूरी है हुँ, बेसिकली, नो एंग्जायटी, टेकिंग ऑल मेडिकेशन द राइट टाइम, क्योंकि अगर पेशेंट खाना नहीं सही से खा रहा, या हुँ, दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी होती है, तो कोई गैस बन गई है, कुछ भी अगर पेन होती है, कहीं पे भी होती है, तो पेशेंट हुँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा प्रिकॉशंस यूज़ करें तो राइट। बेटर अच्छा, है। आखिरी सवाल, आईवीएफ के थ्रू जो प्रेगनेंसी होती है, तो वो 9 महीने वैसे ही गुज़रते हैं जैसे आम प्रेगनेंसी में, नेचुरल प्रेगनेंसी में होते हैं, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखो, आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ हाई रिस्क होती हैं। ये क्यों हाई रिस्क होती हैं? एक तो मदर की एज, ज़्यादातर जो हमारे पास आते हैं मदर की एज ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा एज करके जो पेशेंट है उसमें डायबिटीज़ होने की जो टेंडेंसी है,
हाइपरटेंशन होने की टेंडेंसी है, वो थोड़ी नॉर्मल यंग लेडी से जिसके नेचुरली कंसीव है उससे थोड़ा ज़्यादा ही होती है। अगर सिंगल बेबी हो जाए तो फाइन, बिकॉज इफ़ यू पुट टू एम्ब्रियोज और दोनों अटैच हो जाए, ट्विंस नेचुरल से जैसे ट्विंस का होना इसमें ज़्यादा है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्विंस चांसेस के होते हैं। चांसेस है। हाँ, जैसे हम नेचुरल पॉपुलेशन को देखते हैं तो आईवीएफ में ट्विंस के होने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो फिर दैट इज़ अगेन अ हाई रिस्क केस। ठीक है, उसके अलावा फिर आईवीएफ में पेशेंट को पहले ही, जैसे हमारे पास ज़्यादा एज की आती है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेज लाइक थायराइड, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, या इफ़ शी इज़ ओबीज, देन ऑल दिस करके जो है कॉम्प्लिकेट होने के थोड़ा सा चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है हम पेशेंट को थोड़ा सा ज़्यादा बार बार बुलाते हैं, तो मेडिकेशन भी होती हैं जो हम धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स कह लो कि 16 वीक्स तक उनको थोड़ा सा हर तरह के जो स्कैन्स हैं वो डिटेल में होते हैं। बट इफ़ द पेशेंट कम्स टू अस रेगुलरली और अपने आप को अगर वो पहले ही, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई, जैसे यहाँ फिर लाइफस्टाइल की बात आ गई, अगर पेशेंट अपने आप को पहले ही आईवीएफ से पहले अपना मॉडिफाई कर ले लाइफस्टाइल, जैसे हम बार बार कहते हैं वेट लूज करने को, बार बार हम कहते हैं अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, थायराइड कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर का अपना वो ध्यान रखिए, तो वो जो अपनी डाइट जो है वो कंट्रोल में रख लीजिए पहले। अगर पहले से ध्यान रखें तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उनका जो राइट। जर्नी, इजी हो जाती है प्रेगनेंसी। और ऑब्वियसली जिन्हें जो माँ बनना चाहती नहीं बन पा रही, उन्हें तो फिर ये हाँ, ये हेल्प लेनी ही एफर्ट, पड़ेगी। जी।